अध्याय 61। प्रथम राजकुमार का आगमन। मैं अथर्व सेन हूँ। अथर्व ने शांत लहजे में कहा, हल्की मुस्कान दी और अपनी जगह पर बैठ गया। बस इतना ही। सेन परिवार, ये कौन सा परिवार है? मुख्य हॉल में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाही नगर के 8 बड़े परिवारों में तो सेन परिवार का नाम कभी सुना ही नहीं गया था। तो क्या ये किसी दूसरे शहर का कोई नामी परिवार होगा? ये भी मुमकिन था क्योंकि वर्षा साम्राज्य में 36 बड़े शहर थे और हर शहर में कई प्रभावशाली परिवार। पूरे साम्राज्य में 100 से ज्यादा प्रसिद्ध कुल थे, तो सबको कौन जान सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो विराज मेहरा था। वह अकेला था जो झरना सिंघानिया की असली पहचान जानता था। अगर सिंघानिया वंश की एक राजकुमारी किसी की सेवा में है तो सोचो उस सेन परिवार की ताकत कितनी होगी। विराज ने मन ही मन तय किया कि वो अथर्व से अच्छे संबंध बनाए रखेगा। वह माहौल संभालने में माहिर था और थोड़ी ही देर में फिर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। मुख्य हॉल में हंसी और बातचीत की गूंज फैल गई। लोगों को सचमुच लगता था कि इस राजकुमार में कुछ खास है। ऐसी करिश्माई पर्सनैलिटी की लोग खुद ब खुद उसकी वफादारी निभाने को तैयार हो जाते हैं। प्रथम राजकुमार के आगमन की घोषणा। अचानक बाहर से ऊंची आवाज गूंजी। सभी लोग एकदम चौंक गए। प्रथम राजकुमार। सब जानते थे कि प्रथम और चतुर्थ राजकुमार के बीच राजगद्दी को लेकर मुकाबला चल रहा है। तो फिर वो अचानक यहाँ क्या करने आ गए? चौथे भाई। कुछ ही देर में प्रथम राजकुमार मुख्य हॉल के दरवाजे पर दिखाई दिए। लगभग 30 साल के, लंबे, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरे हुए। वो मुस्कुराते हुए विराज की तरफ बढ़े, जैसे कोई स्नेही बड़ा भाई न कि प्रतिद्वंद्वी। विराज खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भाई, ये कैसा सरप्राइज है? आप यहाँ कैसे? दोनों आमने सामने खड़े थे। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सतर्कता साफ झलक रही थी। न कोई गले लगा, न आत्मीयता दिखी, बस एक औपचारिक अपनापन। मेरे चौथे भाई ने इतना शानदार भोज रखा है, प्रथम राजकुमार बोले, तो बड़े भाई के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आकर सपोर्ट दूं। विराज के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ठंडी पड़ गई। वो जानता था कि यह भोज उसके समर्थकों को साथ लाने के लिए था और प्रथम राजकुमार का यहाँ आना साफ तौर पर कोई चाल थी। हे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, विराज ने कहा, दिखावे की मुस्कान के साथ। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। प्रथम राजकुमार ने रुककर कहा, मैं अपने साथ एक खास मेहमान भी लाया हूँ। ओह, कौन? विराज ने पूछा। उसे पता था यही बात असली मुद्दा है। भाई गिरीश, कृपया अंदर आइए। प्रथम राजकुमार ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। एक युवक ग्रे कपड़ों में धीरे धीरे अंदर आया। चेहरा सादा था, चाल संयत, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसकी छाती पर टंगे बैज को देखा, पूरे हॉल का माहौल एकदम बदल गया। रैंक 1 के मध्यम श्रेणी के अल्केमिस्ट। अब हर चेहरा गंभीर था। हर प्रतिष्ठित परिवार जानता था कि एक अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है। उनकी गोली और औषधियां ही तो योद्धाओं की ताकत और उपचार का आधार थीं। अगर किसी परिवार को एक अल्केमिस्ट का समर्थन मिल जाए तो उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथे भाई। प्रथम राजकुमार मुस्कुराते हुए बोले, आपसे मिलिए, ये हैं गिरीश तिवारी, रैंक 1 के मध्यम स्तर के अल्केमिस्ट, और इनके गुरु हैं मास्टर द्वारकानाथ चतुर्वेदी, वो दुर्लभ ग्रैंड मास्टर जो तलवार और कीमिया दोनों में निपुण हैं। सभा में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। विराज ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन अंदर से वो समझ गया था, प्रथम राजकुमार की चाल बेहद सोच समझकर चली गई है और शायद ये काम कर भी जाएगी। असल बात गिरीश तिवारी के अल्केमिस्ट होने की नहीं थी, बल्कि उनके गुरु के नाम की थी। रैंक 2 के निम्न श्रेणी के अल्केमिस्ट, मास्टर द्वारकानाथ चतुर्वेदी, और ऐसे गुरु का नाम अपने आप में शक्ति, सम्मान और डर तीनों की निशानी था। प्रथम राजकुमार का इशारा साफ था। वह सभी को बता रहा था कि उसका संबंध महान अल्केमिस्ट मास्टर द्वारकानाथ चतुर्वेदी से बहुत घनिष्ठ है और अब उसे उनका समर्थन प्राप्त हो चुका है। यह एक संकेत से बढ़कर था। ये घोषणा थी कि अब उसका पक्ष और मजबूत हो चुका है। राजनीतिक तौर पर यह विराज मेहरा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि हर कोई जानता था एक अल्केमिस्ट का साथ मिलना मतलब शक्ति के संतुलन का पलटना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाई गिरीश, विराज ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। चेहरे पर शालीनता, स्वर में सम्मान, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। वह जानता था अगर उसने किसी तरह की नाराजगी दिखाए तो लोग कहेंगे कि चतुर्थ राजकुमार अभिमानी है, असहिष्णु है, और राज सिंहासन के दावेदार को ऐसी छवि कतई शोभा नहीं देती। गिरीश तिवारी ने बस एक ठंडी हूं की आवाज निकाली, जैसे किसी साधारण व्यक्ति से बात करने में समय बर्बाद हो रहा हो। उसके चेहरे पर वही अक्खड़ घमंड था जो हर अल्केमिस्ट के साथ जुड़ा होता है। असल में ये पेशा इतना दुर्लभ और सम्मानित था कि हर कोई उन्हें देवताओं जैसा मानता था, और जब कोई बार बार पूजा जाता है तो घमंड तो आ ही जाता है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाई गिरीश कृपया बैठिए, विराज ने कहा, स्वर में विनम्रता पर आंखों में खींच साफ झलक रही थी। गिरीश ने कमरे पर नजर दौड़ाए, फिर सीधा आगे बढ़ा। स्वाभाविक था कि वह पहली पंक्ति में बैठेगा। आखिर वह खुद को बाकी सबसे ऊंचा समझता था। मुख्य हॉल में पंक्तियों में मेजें सजी थीं, हर मेज पर 5 लोगों के बैठने की जगह। मेजों के बीच 2 चौड़े गलियारे बने थे। वह बाएं गलियारे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। दुर्भाग्य से वही गलियारा अथर्वसेन की मेज तक जाता था। किसी को नहीं पता यह संयोग था या उसने जानबूझकर रास्ता चुना, क्योंकि उसी मेज पर झरना सिंघानिया भी बैठी थी। वह अथर्व के सामने आकर रुका और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम यहाँ से उठो और चले जाओ। हॉल एकदम शांत हो गया। इतने लोगों के बीच किसी ने सीधे किसी को चले जाओ कहने की हिम्मत की थी? क्या वह सच में खुद को राजा समझ रहा था? लेकिन गिरीश के आत्मविश्वास में शक नहीं था। वह रैंक 1 के मध्यम स्तर का अल्केमिस्ट था और उसके गुरु रैंक 2 के अल्केमिस्ट। ऐसे में उसका घमंड जायज भी था। अथर्व हल्का सा मुस्कुराया। दूसरों को लगा वह चुप जाएगा, लेकिन झरना सिंघानिया ने उसकी मुस्कान को पहचाना। वह मुस्कान तूफान से पहले की खामोशी थी। अथर्व के स्वर में शांति थी पर उसकी आंखों में ठंडक। क्यों न ये बात तुम दोबारा कहो? गिरीश ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाए और तुनकते हुए बोला, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, 3 बार, जैसे आदेश दे रहा हो न कि कह रहा हो। बस यही वह पल था जब अथर्व की निगाहें बदल गईं। उसका हाथ हवा से भी तेज गति से आगे बढ़ा और धड़ाम, एक पल में उसने गिरीश की गर्दन पकड़ ली और उसका चेहरा जोर से मेज पर दे मारा। शराब का जार उलट गया और शराब उसके चेहरे से बहती हुई जमीन पर फैल गई। गिरीश ने मेज से मुंह उठाने की कोशिश की, पर अथर्व की पकड़ इस्पात जैसी थी। वह पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा, पर मेज के नीचे दबी उसकी चीख बस ऊह ऊह में सिमट गई। मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा स्तब्ध था। किसी ने फुसफुसा कर कहा, उसने एक अल्केमिस्ट को पीट दिया। हर कोई दंग रह गया। यह आदमी सच में बेतहाशा हिम्मत वाला था। प्रथम राजकुमार पहले तो ठिठक गया, फिर क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। गिरीश को अपमानित किया गया, मतलब उसकी अपनी प्रतिष्ठा को चुनौती दी गई थी। वह तुरंत आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, उसे छोड़ दो, यह मेरा आदेश है। उसका दाहिना हाथ अथर्व की गर्दन पकड़ने को झपटा, पर तभी श्वा एक हवा का तेज झोंका उठा और झरना सिंघानिया उसके और अथर्व के बीच आ खड़ी हुई। राजकुमार पल भर को ठिठक गया। उसने झरना की ओर देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह क्षण भर के लिए विस्मित रह गया, पर तुरंत ही खुद को संयत किया। राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। गिरीश उसका तुरुप का पत्ता था और वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं खो सकता था। हटो मेरे रास्ते से, वह गरजा। स्वर में क्रोध था पर हाथ अब भी रुका हुआ था। वह इतनी सुंदर स्त्री पर हाथ उठाना नहीं चाहता था। झरना ने बस हाथ उठाया और शांत स्वर में बोली, आप ही हट जाए। वो शब्द इतने शांत पर इतने गूंजते हुए पूरा हॉल अवाक रह गया। किसी ने पहले राजकुमार से यह कहने की हिम्मत की थी, चले जाए। विराज मेहरा ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठा। वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि झरना सिंघानिया कौन है। सिंघानिया परिवार की कुलीन पुत्री, लियू साम्राज्य की राजकुमारी। अगर प्रथम राजकुमार ने उसे नाराज किया तो यह उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। विराज ने शांत भाव से शराब का प्याला उठाया और मन ही मन सोचा, लगता है आज का भोज उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अध्याय 62, गुस्से में चला जाना। दफा हो जाओ। अथर्वसेन ने एक झटके में हाथ घुमाया और गिरीश तिवारी हवा में उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराया। धड़ाम, दीवार हिल उठी और पूरा सभा हॉल सन रह गया। हरामजादे, गिरीश ने क्रोध से कांपते हुए खुद को संभाला। उसकी आंखों में ज्वाला थी, चेहरा लाल पड़ गया था। एक अल्केमिस्ट जिसे हर जगह सम्मान मिलता है, उसे किसी ने सार्वजनिक रूप से जमीन पर पटक दिया था। चेहरे पर शराब के छींटे पड़े और अब दीवार से टकराकर उसकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई थी। शुक्र है अभी भोजन परोसा नहीं गया था, वरना उसके चेहरे पर व्यंजनों की पूरी थाली सज चुकी होती। क्या तुम इसे फिर से आजमाना चाहोगे? अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। यह पहला किमियागर नहीं था जिसे उसने सबक सिखाया था, और शायद आखिरी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गिरीश तिवारी गरजा और भारी कदमों से आगे बढ़ा। ठक ठक ठक, उसके पांवों की आहट पूरे हॉल में गूंज उठी। इतनी बेइज्जती उसने कभी नहीं झेली थी। अगर उसने पलटवार न किया तो वह अपनी ही नज़रों में मर जाएगा। लेकिन उससे पहले कि वह और पास आता, अथर्व ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। धड़ाम, गिरीश का चेहरा फिर से मेज पर जा टकराया, इस बार ज्यादा ताकत से। मेज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। आह, गिरीश की नसें तन गईं, चेहरा लाल और आंखें जैसे आग बरसा रही हों। लेकिन इस बार वह दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे साफ महसूस हुआ, उन दोनों की शक्ति में गहरा अंतर है।
हालांकि आभा के आधार पर दोनों योद्धा क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे, फिर भी अथर्व की शक्ति किसी तूफान जैसी थी। वह कैसे संभव था? उसने घबराकर नजरें प्रथम राजकुमार की ओर घुमाईं। राजकुमार इस समय झरना सिंघानिया से कुछ बहस में उलझे थे, इसलिए मदद करने का मौका नहीं था। गिरीश ने दांत भींचते हुए दहाड़ लगाए, जो कोई इस बदमाश को पकड़ने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे 10 मूल ऊर्जा गोलियां दूंगा। क्या कहा? 10 मूल ऊर्जा गोलियां? भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ गई। योद्धा क्षेत्र की 9वीं स्तर से नीचे वालों के लिए ये तो वरदान जैसी चीज है। मूल केंद्र बनाने की संभावना 30% बढ़ जाती है। 10 गोली एक साथ देना, ये तो शाही ऐश्वर्य है। लेकिन अधिकतर लोग खामोश ही रहे। ये बोझ प्रतिभाशाली योद्धाओं और कुलीनों का था, और सच्चे प्रतिभाशाली लोग अपने उत्थान के लिए कभी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहते। गिरीश ने सबकी बेरुखी देखी तो दांत पीसते हुए गर्जा, ठीक है, एक पृथ्वी अग्नि गोली भी दूंगा। सभा हॉल में जैसे तूफान उठ गया। क्या पृथ्वी अग्नि गोली? ये तो बेशकीमती है। यहाँ तक कि विराज मेहरा और प्रथम राजकुमार भी चौंक गए। पृथ्वी अग्नि गोली का प्रभाव बैंगनी मूल गोली के बराबर माना जाता था। ये साधक को सच्चा योद्धा क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करती थी। भले ही उसका असर थोड़ा कमजोर होता, फिर भी सफलता की संभावना 20% तक बढ़ जाती थी। इतनी दुर्लभ औषधि, जिसकी एक गोली भी कई वर्षों की साधना बचा सकती थी। यहाँ तक कि ड्रैगन साम्राज्य का राजघराना भी इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता था। अब पूरा हॉल अथर्व सेन को ऐसे देख रहा था मानो वह खुद पृथ्वी अग्नि गोली बन गया हो। चौथा राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, संभल जाओ, ये जगह कोई रणभूमि नहीं है, ये चौथा राजकुमार का निवास है। यहाँ किसी ने भी तलवार उठाए तो उसे बगावत माना जाएगा। उसके स्वर में दृढ़ता थी। हवा में तनाव तुरंत ठहर गया। सब लोग सिर झुकाकर पीछे हटे। गिरीश तिवारी ने अथर्व को आखिरी बार घूरा, क्रोध से कांपता हुआ मुड़ा और बाहर निकल गया। वह अब सीधे अपने गुरु द्वारकानाथ चतुर्वेदी को बुलाने जा रहा था। किसी कीमियागर का ऐसा अपमान वह किसी भी हालत में नहीं सह सकता था। भाई गिरीश, रुको, प्रथम राजकुमार ने घबराकर पुकारा और जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर भागा। वह इस बड़े अपमान को सह नहीं सकता था। उसके भीतर आग भड़क उठी थी। वह सीधे अपने मास्टर को बुलाने जा रहा था, क्योंकि किसी कीमियागर का इस तरह अपमान कोई सह नहीं सकता। भाई गिरीश, भाई गिरीश, पहला राजकुमार घबराकर पुकारता हुआ उसके पीछे दौड़ा। दोनों का आगमन जितना अचानक हुआ था, उतने ही अचानक वे चले भी गए। मुख्य हॉल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ मेहमानों को इस बात का अफसोस हुआ कि पृथ्वी अग्नि गोली पाने का अवसर हाथ से निकल गया, जबकि कुछ अन्य ये सोचकर उत्साहित थे कि आगे अब क्या होगा। चलो, मेज बदल दो, विराज मेहरा ने सहजता से कहा, और अपनी विशिष्ट सौम्यता व करिश्मे से माहौल को फिर संभाल लिया। देखते ही देखते भोज का वातावरण फिर से जीवंत हो उठा। अब सबकी नज़रें अथर्व सेन पर टिकी थीं। गिरीश तिवारी को रोकना कठिन नहीं था। यहाँ मौजूद लगभग 80% लोग ये कर सकते थे, लेकिन उसे रोकने का साहस दिखाने वाला शायद केवल अथर्व सेन ही। भाई अथर्व, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से हैं? एक अतिथि ने आखिरकार जिज्ञासा से पूछा। देवगढ़ नगर से, अथर्व ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वह अपनी पहचान छिपाने वालों में से नहीं था। आखिर वह ड्रैगन साम्राज्य के टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा था। वहाँ पहचान तो वैसे भी उजागर होनी थी। देवगढ़ नगर, ये सुनकर सभी थोड़े हैरान रह गए। वह तो डा युआन शहर, अब ड्रैगन राजधानी के अधिकार क्षेत्र का एक छोटा सा कस्बा था। फिर भी इस युवक में इतना आत्मविश्वास कैसे? और उसके साथ खड़ी वह युवती झरना सिंघानिया, जिसका सौंदर्य और गरिमा किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसका तो व्यवहार भी ऐसा था मानो राजपरिवार की परवाह ही न करती हो। यहाँ तक कि उसने पहले राजकुमार को भी बिना झिझक ठुकरा दिया था। विराज मेहरा के मन में भी जिज्ञासा उठी, देवगढ़ का ये युवक आखिर झरना सिंघानिया के इतने निकट कैसे आ गया? वह स्वयं कुलीन कुल का था, मेहरा परिवार, पर सिंघानिया परिवार के सामने फिर भी एक हल्का अंतर बना रहता था। उनका परिवार शाही रक्त की शाखा तो था, पर कई पीढ़ियों से राजवंश से दूरी बन चुकी थी। जब तक वह स्वयं ड्रैगन सम्राट के स्तर तक न पहुंच जाए, वह झरना सिंघानिया से विवाह करने का अधिकारी नहीं हो सकता था। पर यह युवक अथर्व सेन, एक छोटे नगर का युवक होकर भी कैसे सिंघानिया परिवार की ऐसी युवती को अपने साथ रख सकता था? ये बात वहां बैठे कई लोगों को भीतर ही भीतर खल रही थी। धीरे धीरे तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। सुगंध से हॉल महक उठा और सब खाने में व्यस्त हो गए। आखिर योद्धा साधक सामान्य मनुष्यों से अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी भूख लगना स्वाभाविक था। उसी समय बाहर से गूंजती हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, क्षमा कीजिए चौथे राजकुमार, मैं कुछ देर से आया। सभी की दृष्टि द्वार की ओर उठी। एक लंबा आकर्षक युवक हॉल में प्रवेश कर रहा था, जिसकी उपस्थिति से जैसे वातावरण में शक्ति की एक लहर सी दौड़ गई। वह था वर्मा परिवार का तीसरा पुत्र, रवि वर्मा।
उसके पीछे पीछे चलता आया उसका छोटा भाई कपिल वर्मा, पर उसका हाल बिल्कुल बदल चुका था। जो युवक पहले घमंड से भरा रहता था, अब किसी डरे हुए प्राणी की तरह झुका झुका चल रहा था, मानो चूहे ने अपने सामने किसी बिल्ली को देख लिया हो। भाई रवि, इतनी देर क्यों लगी आपको? विराज मेहरा मुस्कराते हुए उठे। कुछ छोटे मोटे काम निपटाने थे, रवि वर्मा ने सहजता से कहा। पर तभी कपिल वर्मा बोला, भाई वही है, वही है। उसने कांपते हुए अथर्वसेन की ओर उंगली उठाई। रवि वर्मा की दृष्टि पहली पंक्ति की ओर गई और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। फिर उसने कहा, अरे ये तो हमारी सूर्यगिरी अकादमी की ही शिष्या झरना सिंघानिया हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं छोटी बहन? झरना ने बस शांत स्वर में सिर झुकाया। उसका भाव निर्विकार था। रवि वर्मा उसकी प्रकृति जानता था, वह अनावश्यक बातचीत में नहीं पड़ती। पर उसकी आंखें अब अथर्व पर टिक गईं। उनमें ठंडक और तीव्रता दोनों झलक रही थीं। जब प्रवेश द्वार पर उसका सामना अपने छोटे भाई कपिल से हुआ था और उसने सुना कि किसी युवक ने वर्मा परिवार का अपमान किया है, तो उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया था, उसका पूरा विवरण निकालो। और पता चला वह कोई और नहीं बल्कि देवगढ़ नगर के सेन परिवार का उत्तराधिकारी अथर्व सेन था, एक छोटे से नगर का युवक। और उसने वर्मा परिवार का विरोध करने का साहस किया। वह यह मान ही नहीं पा रहा था कि झरना सिंघानिया जैसी युवती इस युवक के साथ देखी जा सकती है। अगर वह वास्तव में उससे लगाव रखती है तो भी सिंघानिया परिवार कभी इस संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा तो पूरे परिवार के लिए अपमान समान होगा। और वैसे भी रवि वर्मा की शक्ति झरना से कहीं अधिक थी। उसे यह डर नहीं था कि वह अथर्व का बचाव कर पाएगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बच्चे मेरी सीट से दूर हो जाओ। अध्याय 63 गलत व्यक्ति को मारो। अथर्व सेन के होंठों के कोनों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह शांत स्वर में बोला, क्या तुम सच में ये सीट चाहते हो? ये तो शुरू से ही मेरी सीट थी, रवि वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत अच्छा, अथर्व ने सहजता से उत्तर दिया। अगर तुम्हें चाहिए तो लो, मैं तुम्हें ये सीट लेने देता हूँ। वह खड़ा हो गया। क्या? चारों ओर से आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। कई लोग विस्मय में चिल्ला उठे। अभी कुछ ही देर पहले तो इसी युवक ने गिरीश तिवारी जैसे शक्तिशाली किमियागर के शिष्य को पहले राजकुमार की आंखों के सामने धूल चटा दी थी, और अब वही व्यक्ति अचानक झुक गया। यह अकल्पनीय था, बिल्कुल अकल्पनीय। केवल दर्शक ही नहीं बल्कि झरना सिंघानिया भी स्तब्ध रह गई। अथर्व सेन की उसके मन में एक अलग ही छवि बन चुकी थी, शांत मगर भीतर से उतना ही गर्वीला। वह किसी के आगे झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वह रवि वर्मा के सामने पीछे हट गया? क्या वह डर गया था? ये संभव ही नहीं था। अगर सच में बात टकराव तक पहुंचती तो झरना खुद रवि वर्मा का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। और अगर वर्मा परिवार पीछे से हस्तक्षेप भी करता तो क्या उसके पीछे स्वर्ग औषधि मंडप जैसी शक्ति नहीं थी? स्वर्ग औषधि मंडप एक ऐसा संस्थान जिसकी शाखाएं सिर्फ वर्षा प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर दिशा के 9 महान देशों तक फैली थीं। धन, प्रभाव और साधना तीनों ही में ये स्थान अजेय था। जरा सोचिए, हर साधक को अपनी प्रगति के लिए शक्ति गोली या जीवन अमृत गोली की आवश्यकता होती है, और इन सब का मुख्य स्रोत वही मंडप था। ऐसे में कौन मूर्ख होगा जो उनसे टकराने की हिम्मत करे? राघवेंद्र गुप्ता, जो अथर्व की शिष्य समान थे, अपने गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। अगर वर्मा परिवार ने अथर्व को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वह निश्चित ही स्वर्ग औषधि मंडप की पूरी शक्ति का प्रयोग कर वर्मा परिवार को समाप्त कर देती। जब ऐसी स्थिति हो तो डरने की कोई वजह नहीं थी। अथर्व ने सहजता से झरना का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींच लिया। युवती के चेहरे पर तुरंत गुलाबी आभा फैल गई। पहले की वह शीतल अलौकिक सुंदरता अब कहीं गायब थी। उसकी जगह एक मोहक लज्जा ने ले ली थी। धत, जिन्होंने ये दृश्य देखा उन सब की आंखों में जलन और ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। हर कोई मन ही मन चाहता था कि वह हाथ जो झरना सिंघानिया का हाथ थामे हुए था उसी क्षण काट दिया जाए। झरना का मन जैसे शून्य हो गया था। वह हल्के हल्के कदमों से अथर्व के पीछे पीछे चली और दोनों पीछे की पंक्ति में जाकर एक नई मेज पर बैठ गए। अथर्व ने बहुत पहले ही उसका हाथ छोड़ दिया था, फिर भी झरना को लग रहा था जैसे उसके हृदय में कुछ थिरक रहा हो। उसकी सांसें अब भी तीव्र थीं। अथर्व झुककर उसके कान के पास बोला, थोड़ा रुकना, अब एक अच्छा खेल शुरू होने वाला है। अच्छा खेल? झरना ने आश्चर्य से पूछा। अथर्व मुस्कुराया, अभी अभी जो गिरीश तिवारी यहाँ से गया है वह अपने गुरु को बुलाने गया है, याद है? तुम्हारा मतलब? झरना की आंखें बड़ी हो गईं। तुम रवि वर्मा को फंसाने जा रहे हो? अथर्व ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने पहले ही उससे पूछा था, क्या वह सच में ये सीख चाहता है? वह खुद राजी हुआ। अब जब कुछ होगा तो क्या दोष मेरा होगा? झरना अपने होठों को दबाकर हल्के से मुस्कुराए, फिर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन द्वारकानाथ चतुर्वेदी इतने उग्र स्वभाव के नहीं हैं, है ना? अथर्व ने सहजता से उत्तर दिया।
यकीन मानो उसने कल से गुस्सा दबा रखा होगा। अब जब गिरीश तिवारी लौटेगा तो कहानी को और बड़ा चढ़ाकर सुनाएगा। बूढ़े मास्टर का क्रोध इस बार सीमा पार कर जाएगा। और फिर याद करो, जब मैंने गिरीश को पीटा था तो मैंने एक शब्द तक नहीं कहा, बस सीधा प्रहार किया। तो हो सकता है बूढ़ा मास्टर सोचे कि यह सब रवि वर्मा ने किया। अथर्व हल्के से हंसा, उसकी आंखों में शरारत और आत्मविश्वास की चमक थी। जब द्वारकानाथ चतुर्वेदी को पता चलेगा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को सजा दी है तो वो निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, झरना सिंघानिया ने चिंता भरी आवाज में कहा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और आंखों में बेचैनी झलक उठी। अथर्व सेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है तब तक राघवेंद्र गुप्ता और वेदांत शास्त्री यहाँ पहुँच चुके होंगे। और अगर नहीं भी आए तो भी मेरे पास उस बूढ़े से निपटने के अपने तरीके हैं। उसके लहजे में जो आत्मविश्वास था उसने झरना को चौंका दिया। राघवेंद्र ने पहले ही उसे बताया था कि द्वारकानाथ तलवारबाजी और किमिया दोनों में माहिर हैं। उनकी तलवार कला, मेघविनाश तलवार कला, रैंक 2 की निम्न स्तर तकनीक मानी जाती है। लेकिन वो सिर्फ 7 चालें ही सीख पाए थे, जबकि पूरी कला में 9 चालें थीं। असल वजह ये थी कि उन्हें जो ग्रंथ मिला था वो अधूरा था, आखिरी 2 चालें उसमें थी ही नहीं। और ये वही गलती थी जो अब उनके खिलाफ जाने वाली थी। क्योंकि अथर्व सेन के पास पूरी तलवार कला थी, उसे पता था कि अगर आमना सामना हुआ तो बाजी उसी के हाथ में होगी। झरना उसकी बातों से साफ प्रभावित थी। वो जानती थी कि अथर्व अलग है, उसमें वो आग है जो किसी और में नहीं। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी जो उसके संयमित चेहरे से भी छिप नहीं पाए। लेकिन बाकी मेहमानों को उसका ये रवैया पसंद नहीं आया। अथर्व के नैतिकता रहित होने की चर्चा पहले से थी और अब किसी ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। सिर्फ कपिल वर्मा था जो बार बार उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी और कुछ जलन भी। वो सोच रहा था, ये लड़का आखिर है कौन जो खुद को सबके ऊपर समझता है। वो उम्मीद कर रहा था कि अथर्व जरा सी भी जिद करेगा और तब उसके बड़े भाई रवि वर्मा को उसे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अथर्व ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो शांत रहा और यही बात कपिल को और खल गई। तुम सोचते हो ऐसे ही निकल जाओगे? कपिल ने मन ही मन बुदबुदाया, होठों पर ठंडी मुस्कान लिए। भोज खत्म होते ही रवि वर्मा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। वो बाकी मेहमानों के बीच घूमता रहा, उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा कि सब मिलकर अथर्व के खिलाफ एकजुट हो जाएं। क्योंकि अगर सबका समर्थन मिला तो चौथा राजकुमार खुद आगे बढ़ेंगे और तब अथर्व को सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक एक गुस्से भरी आवाज ने माहौल तोड़ दिया। मास्टर, वही है वो व्यक्ति। सभी की नजरें द्वार पर गईं। वहां गिरीश तिवारी खड़े थे, गुस्से से भरे चेहरे के साथ। उन्होंने अंदर की ओर इशारा किया। पल भर में एक धुंधली आकृति हवा को चीरती हुई भीतर आए। एक भूरे रंग के वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति जिसकी पीठ पर तलवार लटकी थी। वो पलक झपकते ही रवि वर्मा के सामने पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे उसका गला पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। धड़ाम, एक तेज धमाके के साथ मेज 2 हिस्सों में टूट गई। शराब और पकवान उछलकर रवि के चेहरे पर जा गिरे। सारा हॉल स्तब्ध था। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। रवि वर्मा को खुद पर यकीन नहीं हुआ। कौन उसकी ऐसी हालत करने की हिम्मत कर सकता है, और वो भी इतनी ताकत से कि वो एक पल में बेबस हो गया। हा हा हा, अब कहाँ गया तेरा घमंड? गिरीश तिवारी ने चिल्लाते हुए कहा और रवि की पीठ पर लातें मार दीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में जैसे आग जल रही हो। कपिल वर्मा चीख उठा, तुम उसे क्यों मार रहे हो? वो पूरी तरह हक्का बक्का था। आज तक वो और उसका भाई हमेशा दूसरों पर हावी रहते थे, पर आज हालात उलट चुके थे। गिरीश ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो अब भी गुस्से में था और रवि को लगातार पीटता जा रहा था। बाकी मेहमानों को तब जाकर सच्चाई का अंदाजा हुआ। गिरीश तिवारी अपने गुरु द्वारकानाथ चतुर्वेदी के साथ आए थे, जो तलवारबाजी और किमिया दोनों में महारथी माने जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति को निशाना बना लिया था। बेचारा रवि वर्मा, जिसे किसी और की गलती की सजा मिल गई। शायद इस वक्त वो सोच रहा था, काश आज मैं घर से निकला ही न होता। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, इसलिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि जो पहले नाम थे वह मज़ेदार नहीं थी। स्टोरी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया था, अपना फुल सपोर्ट दीजिए।